Hello everyone, welcome to IQ Civil's IS Academy, one of the premier institute headquarter based in Guwahati. दोस्तों आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट इशू है जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस का, दैट इज चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब इस इशू की शुरुआत कहां से होती है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है ताइवान की, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 as well as GS paper 1 in world history also. Clear? So let's start with the topic. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि IQ सिविल्स IS एकेडमी में एडमिशन बैचेस चल रहे हैं और 26 अगस्त से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जितने लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। सो नाउ आज हम बात करेंगे इस सेशन में चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इशू है क्या, कब से इस इशू की शुरुआत हुई, तो हमें इन सभी चीजों को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट। ताइवान की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहले हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ ताइवान। इफ यू सी द लोकेशन ऑफ ताइवान, दिस साइड चाइना, ईस्ट चाइना सी, देन जापान, कोरिया, पैसिफिक ओशियन, फिलीपींस सी एंड साउथ चाइना सी। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ताइवान की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट एशिया, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है ताइवान इशू की भी। सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईस्ट एशिया। सो ईस्ट एशिया, व्हाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट? सो द एरिया और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। समझ में आ रहा है? इट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज गोल्डन बेल्ट। दिस एरिया इज कॉल्ड एज गोल्डन बेल्ट। That means since ancient time ये एरिया जो है it was important for spices from Indonesia, Malaysia and other Southeast Asian islands, and then for silk। समझ में आ रहा है? for silk। तो इस एरिया की इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज ऑयल। Oil where? In South China Sea region. South China Sea. Clear? And another important, last but not least, that is strategic location. Strategic location. Now, this East Asia, especially Taiwan, which is also one of the first chain island, clear? This is important for Western powers, especially United States of America. यूएसए के लिए ये रीजन क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यूएसए की प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए कहां पर? पैसिफिक ओशियन में। समझ में आ रहा है? सो दिस इज, और यू कैन से दिस आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ईस्ट एशिया। समझ में आ रहा है? Now we'll try to understand history. Now the history between China and Taiwan, it starts since ancient times itself. कहा जाता है जो सबसे पहले सेटलर्स थे जो ताइवान में सेटल होने आए, दे वर ऑस्ट्रोनेशियन ट्राइबल पीपल। और ये कहां से आए थे? मॉडर्न डे सदर्न चाइना से आए थे। समझ में आ रहा है? सो सेकेंड थिंग, 239 एडी में चाइनीज रिकॉर्ड, जो कि पहला रिटन रिकॉर्ड पाया गया ताइवान पर, जहां पर याद रखिएगा चाइना रिकॉर्ड में ताइवान के बारे में मेंशन किया गया। जब चाइनीज एम्परर ने एक्सपीडिशनरी फोर्स भेजी थी, याद रखिएगा, और उस एरिया दैट इज ताइवान एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इन बेसिस पर चाइना क्लेम करता है कि ताइवान किसकी टेरिटरी है? चाइना की टेरिटरी। देन उसके बाद मेडिवल टाइम्स में मोरक्को वेनेशियन ट्रेवलर आया था,
अब वेनेशियन ट्रेवलर मार्को पोलो, ये आपने नाम सुना होगा मेडिवल हिस्ट्री में, मार्को पोलो। वेनेशियन ट्रेवलर मार्को पोलो ने भी इस एरिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है अपने अकाउंट्स में, समझ में आ रहा है, अपनी बुक्स में। देन इन 1498, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1498 वास्को डिगामा, पोर्चुगीज सेलर हु डिस्कवर्ड सी रूट टुवर्ड्स इंडिया, देन फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फार ईस्टर्न रीजन। तो आप देखेंगे 1544 में पोर्चुगीज सेलर्स ने ताइवान के बारे में भी लिखा, और उस समय इस आइलैंड का नाम याद रखिएगा पोर्चुगीज सेलर ने रखा फॉर्मोसा। फॉर्मोसा का मतलब होता है ब्यूटीफुल आइलैंड, क्लियर। सो उसी के बाद से आप देखेंगे ताइवान में हमेशा से ही चाइनीज मर्चेंट्स, फिशरमैन, पायरेट्स हमेशा आते रहते थे, विजिट्स करते रहते थे। एंड देन इन 1624, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान को अपना बेस बनाया, समझ में आ रहा है। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर आई, साउथ वेस्टर्न रीजन, यहां पर 1624 में डच का कंट्रोल आ गया, डच। एंड धीरे धीरे याद रखिएगा डच जो हैं, यूरोपियंस जो हैं, उन्होंने प्रोडक्शन वहां पे करना शुरू की। देन चाइनीज लेबरर्स को लाने लगे राइस एंड शुगर प्लांटेशंस में, जैसे इंडियन श्रीलंका को प्लांटेशन के लिए ले जाते थे, वैसे ही यहां पर भी हुआ। देन अब 1626 में याद रखिएगा, 1624 में डच कहां पर आ गए, साउथ वेस्टर्न ताइवान में। नाउ इन 1626 स्पेनिश एडवेंचरर्स ने स्टैब्लिश किया अपना बेस नॉर्दर्न ताइवान में। एंड 1642 में याद रखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेनिश एडवेंचरर्स को ताइवान से बाहर निकाल दिया, समझ में आ रहा है। तो अब हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए। 1624 में ताइवान बेस बन जाता है यूरोपियन पावर का, दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड देन आप देखेंगे ये यूरोपियन सेटलमेंट्स, होकोलो इनको कहा जाता है, हका इमिग्रेंट्स भी, ये सदर्न चाइना से, फुजियान प्रोविंसेस से यहां से लोग आने लगे और ताइवान स्ट्रेट के थ्रू, और कहां बस गए, ताइवान में, क्लियर। अब इस टाइम पर चाइना में कौन सी डायनेस्टी थी, चाइना में इस टाइम पर याद रखिएगा चाइना में जो डायनेस्टी थी उसका नाम था मिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, समझ में आ रहा है। और अब यही आपको याद रखना है, मिंग डायनेस्टी। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मिंग डायनेस्टी। सो डच कॉलोनी रहा ताइवान 1624 से 1661 तक, 42 में स्पेनिश एडवेंचरर्स को भी निकाल दिया। देन आफ्टर दैट ताइवान किसके कंट्रोल में आ गया, चाइना की किंग डायनेस्टी को। बट 1661 से याद रखिएगा 1683 के बीच में किसका रूल था चाइना में। अब चाइना में याद रखिए, सॉरी ताइवान में, चाइना में मिंग डायनेस्टी हुआ करती थी और वहां के एक लॉयलिस्ट थे कोसिंगो, कोसिंगो। अब ये चाइना में जब किंग डायनेस्टी आई तो 1642 में याद रखिए मिंग डायनेस्टी खत्म हो गई चाइना में। 1661 में कोसिंगो फ्लेड करते हैं कहां पर, ताइवान में, और कोसिंगो ने डच को वहां से हटा दिया, समझ में आ रहा है। एंड आप देखेंगे 1661 से 1683 के बीच में चाइना में रूल कौन कर रहा है, कोसिंगो, क्लियर, जो कि मिंग डायनेस्टी के थे, और मिंग डायनेस्टी के लॉयलिस्ट इनको चाइना से निकाल दिया था। वहां पर नई डायनेस्टी ऑलरेडी बन चुकी थी चाइना में 1642 में, दैट इज क्विंग डायनेस्टी। अब चाइना में क्विंग डायनेस्टी थी, तो उनको जब पता चला ताइवान के बारे में, तो 1683, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 1683 में चाइना की जो एम्पायर थी, किंग डायनेस्टी और यू कैन से क्विंग एम्पायर, इनका कंट्रोल आ गया किस पर, ताइवान पर। किंग एम्पायर ऑफ चाइना established or integrated Taiwan into the mainland of Chinese empire, that is Qing empire. So from 1683 till
1895 ताइवान किसके कंट्रोल में है? चाइनीज एम्पायर के कंट्रोल में है। इसीलिए चाइना ये फैक्ट दिखाता है कि देखो हिस्ट्री, ताइवान हमारा पार्ट था। बट अब 1895 में ऐसा क्या हुआ कि ताइवान जो है चाइना से छीन लिया गया। और किसने छीना? जापानीज ने। अब 1867 के बाद से ही जापान में रेवोल्यूशन शुरू हुआ और 1890s में जापान बन गया इंपीरियल पावर। और 1895 में आप देखेंगे जापानीज का फर्स्ट वॉर हुआ चाइनीज के साथ, जिसको कहा जाता है सीनो जापानीज वॉर। एंड इन दिस वॉर किंग एम्पायर जो थी चाइना की, ये वॉर हार गए जापानीज से। और ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी वाज साइंड बिटवीन जापान एंड चाइनीज किंग एम्पायर। और इस ट्रीटी के बेसिस पर किंग एम्पायर ऑफ चाइना, उन्हें ताइवान देना पड़ा था। किसको? जापान को। तो 1895 से टिल 1945 ताइवान वाज अंडर जापानीज कंट्रोल। ताइवान was under Japanese control. क्लियर? ये याद रखिएगा, ताइवान किसके कंट्रोल में? जापानीज कंट्रोल में। एंड ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है? ताइवान प्रोड्यूस राइस, शुगर एंड दीज टू बी एक्सपोर्टेड टू द एम्पायर ऑफ जापान। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट बेस था जापान का, जिसकी वजह से जापान पूरा साउथ ईस्ट एशिया कंट्रोल कर पाया था। समझ में आ रहा है? अब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज की तरफ से ताइवानियों ने भी लड़ा था। क्यों लड़ा था? बिकॉज जापान इंप्लीमेंटेड इंपीरियल जापानीज एजुकेशन। समझ में आ रहा है? सी द हिस्ट्री नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। सी फ्रॉम in 1624 ताइवान क्या बन गया? ताइवान was under the control of Dutch East India Company. And then in 1661 to 1683 ताइवान किसके कंट्रोल में? ताइवान was under the control of Ming ruler, that is कोजिंगो। क्योंकि ये हार गए थे कहां पर? चाइना में, तो ये ताइवान आ गए थे। एंड देन चाइना में किंग एम्पायर थी, तो किंग एम्पायर का रूल आया 1683 टू 1895। ताइवान was a part of King Empire. And then in 1895 King Empire was defeated by Japanese. So from 1895 to 1945 Taiwan was under the control of Japan. You need to understand this history. समझ में आ रहा है? ताइवान इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि हमेशा यहां पर कोई ना कोई पावर अपना डोमिनेंस बनाना चाहती थी। क्लियर? ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में याद रखिएगा ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, दैट मींस आफ्टर 1895 किंग एम्पायर का रूल चाइना में था, ताइवान में नहीं था। क्योंकि ताइवान किसके कंट्रोल में? जापान के कंट्रोल में। अब चाइना में पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हुए और चाइना में 1912, अब चाइना की हिस्ट्री थोड़ी समझो। चाइना किसकी एम्पायर है? किंग एम्पायर। 1912 में चाइना में एक पार्टी बन गई जिसका नाम था कुमिंगटांग पार्टी। कुमिंगटांग पार्टी कॉल्ड एज KMT। इसको नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, नेशनलिस्ट पार्टी। अब ये नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की लेगेसी को बढ़ाया। वहीं पर चाइना क्या बन गया? रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 में। इस पार्टी ने किंग एम्पायर को हटा दिया। समझ में आ रहा है? मूवमेंट शुरू हुए और ये एम्पायर हटा दी गई
वहीं पर 1912 से शुरुआत होती है मॉडर्न चाइना की। मॉडर्न चाइना नेशनलिस्ट पार्टी बन गई, और इसके लीडर कौन? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, डेमोक्रेटिक लाइंस पर थे। समझ में आ रहा है? अब 1917 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया वर्ल्ड में, रशियन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। अब इसका असर चाइना पर भी पड़ा। चाइना में 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। 1921 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो अभी कुमिंटांग पार्टी भी कहां पर है? चाइना में। अब चाइना में दो डेवलपमेंट हो गए। एक डेवलपमेंट 1912 कुमिंटांग पार्टी का आना, 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी का आना। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में स्ट्रगल शुरू हो गई। अब वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसको सपोर्ट करेंगे? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को? ऑब्वियस सी बात है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को। सो 1943 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि नेशनलिस्ट पार्टी का चाइना जिसको उस समय कहा जाता था, उस समय पीपल्स रिपब्लिक चाइना नहीं था आज जो आप देखते हैं, उस समय चाइना में पावर में कौन था? याद रखिएगा, कुमिंटांग पार्टी। चियांग काई शेक मिलते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएस प्रेसिडेंट, एंड विंस्टन चर्चिल से। कहां पर? कैरो, इजिप्ट में। यह हमें समझना पड़ेगा, कैरो, इजिप्ट। और वहीं पर साइन होता है कैरो डिक्लेरेशन। कैरो डिक्लेरेशन, इसमें क्या हुआ था कि जब जापान सरेंडर करेगा ताइवान को, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सरेंडर करेगा, तो वहां पर गवर्नमेंट किसकी बनेगी? चाइना की बनेगी। और उस टाइम चाइना किसके कंट्रोल में? डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में, कुमिंटांग पार्टी। तो वेस्टर्न पावर्स ने सपोर्ट कर दिया। 1945 आया, और वहीं पर याद रखिएगा कि जापान ने जब सरेंडर किया, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज कुमिंटांग पार्टी जो चाइना में थी, यूएस और यूके ने सपोर्ट किया कैरो डिक्लेरेशन को। और वहीं पर याद रखिएगा 1945 में पूरी गवर्नमेंट किसकी थी? कुमिंटांग पार्टी की चाइना में, डेमोक्रेटिक चाइना था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद याद रखिए कि चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया। 1945 टू 1949, ये जो टाइम पीरियड है चाइनीज सिविल वॉर का। चाइनीज सिविल वॉर, लीडर कौन? किसके बीच में हो रहा है? याद रखिएगा, चाइनीज सिविल वॉर में दो पार्टीज हैं, कुमिंटांग पार्टी लेड बाय चियांग काई शेक, सेकेंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय माओ जेडोंग। नाउ अब ये सिविल वॉर हुआ, एंड चाइनीज सिविल वॉर में कौन जीता? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ऑन अक्टूबर 1949 चाइना क्या बन गया? पीपल्स रिपब्लिक चाइना, दैट इज कम्युनिस्ट चाइना। पहले क्या था? सिर्फ रिपब्लिक चाइना। 1949 में क्या बन गया? कम्युनिस्ट चाइना बन गया। मतलब जीत किसकी हो गई? माओ की। तो अब इनका क्या हुआ? चियांग काई शेक, ही फ्लेड टू ताइवान, ये आ गए ताइवान में रहने, और इन्होंने ताइवान को अपना बेस बना लिया। तो कुमिंटांग पार्टी का जो चाइना कहलाया, 1949 से दो चाइना बन गए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 1949 से दो चाइना। एक कौन सा चाइना? जहां पर माओ है, जो आज शी जिनपिंग का चाइना है, जिसको पीपल्स रिपब्लिक चाइना कहते हैं, यही मेन चाइना था। और दूसरा ताइवान एरिया, यहां पर आना पड़ा किसको? कुमिंटांग लीडर्स को। और ये उस टाइम पे ताइवान को उस समय कहा जाता था नेशनलिस्ट चाइना, नेशनलिस्ट चाइना। क्लियर? आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। नाउ 1949 में मैंने अभी बताया कि कौन आ गए थे ताइवान में? चियांग काई शेक। अब यहीं से कहानी शुरू होती है 1950 से। अब एक चाइना बना, चाइना को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक चाइना, ताइवान को उस समय कहा जाता था नेशनलिस्ट चाइना। अब वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने किस चाइना को रिकॉग्नाइज किया हुआ था? इस गवर्नमेंट को। यूएस, यूके, अदर वेस्टर्न पावर्स, इन सभी ने मेन चाइना ताइवान को माना था उस समय पर, क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे,
क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर का पीरियड है। तो याद रखिएगा उस समय यूएस ने मेन चाइना ताइवान को बोला नेशनलिस्ट चाइना। समझ में आ रहा है? इवन जब कोरियन वॉर हुआ 1950s, कोरियन वॉर में क्या था? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय यूएसए, नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, कम्युनिस्ट। तो यूएस ने अपनी फ्लीट भेजी एंड यूएस ने तब पहली बार ईस्ट एशिया में अपनी डोमिनेंस के लिए 7th फ्लीट भेजी ताइवान स्टेट में। तो शुरुआत से ही नेशनलिस्ट चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस हमेशा से ही फेवरेबल थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूएस किसी भी हाल में इस रीजन को नहीं खो सकता। क्लियर? ये याद रखिए। देन यहीं से कहानी शुरू होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब 1970s में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है 1970s। 1970 में जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके जो टेंशंस थे उनमें रिलैक्सेशन आ गए, जिसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहते हैं। क्लियर? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। अब जब यूएस और पीपल्स रिपब्लिक चाइना में टेंशंस कम हुए, अब याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट किसको दी गई थी? ताइवान वाले चाइना को, दैट मींस नेशनलिस्ट चाइना को। अब 1970 में कम्युनिस्ट चाइना और यूएसए दोनों के रिलेशंस अच्छे हो गए, तो यूनाइटेड नेशंस ने यूएस के प्रेशर में आके, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट किसको ट्रांसफर कर दी? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ट्रांसफर कर दी 1970s में। ताइवान से सीट किसकी हो गई सिक्योरिटी काउंसिल की? पीपल्स रिपब्लिक चाइना। कहा कि मेन चाइना ये है, और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने क्या बोला था कि मेन चाइना ताइवान वाला एरिया, क्योंकि वहां पर चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी। ये चेंज आया 1970 में। अब यहीं से चाइना में रिफॉर्म शुरू हुए। 1979 में चाइना के प्रीमियर कौन है, लीडर कौन है? डेंग जियोपिंग। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। समझ में आ रहा है? अब इसी टाइम पीरियड में ताइवान में कौन सी गवर्नमेंट थी? ताइवान में याद रखिएगा 1950s के बाद से ही ताइवान में गवर्नमेंट थी केएमटी, कुमिंगटांग पार्टी की। लीडर कौन थे? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक। अब ताइवान में इनका रूल रहा जब तक ये जिंदा रहे, और याद रखिएगा ताइवान में सिंगल पार्टी थी, सिंगल पार्टी सिस्टम था, सिंगल पार्टी सिस्टम। सो आफ्टर द डेथ ऑफ चियांग काई शेक, याद रखिएगा चियांग काई शेक के बेटे आए पावर में, दैट इज चियांग चिंगको। इन्होंने ताइवान को और डेमोक्रेटाइज किया कि एक पार्टी नहीं हो और भी सारी पार्टीज हो। क्यों किया? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था, वहां के लोग चाहते थे, ताइवान के लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए ताइवान में, सिर्फ सिंगल पार्टी का रूल ना हो, कुमिंगटांग पार्टी का रूल ना रहे ताइवान में। तो इसलिए याद रखिएगा डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू होता है ताइवान में 1980 से। अब 1980 से आप देखेंगे कि ताइवान में पहली बार डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1996 में। समझ में आ रहा है? और इसीलिए प्रेसिडेंट ली तेंग हुई, इनको कहा जाता है ताइवान का फादर ऑफ डेमोक्रेसी, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जो वेस्टर्न गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? और पहली बार इन द ईयर, याद रखिएगा 2000, इन द ईयर 2000 नॉन कुमिंगटांग पार्टी प्रेसिडेंट आया ताइवान का, जिसको कहा जाता, जिनका नाम था चेन शुई बियान, नॉन कुमिंगटांग पार्टी प्रेसिडेंट। तो अब ताइवान में दो पार्टी बन गई थी, एक कुमिंगटांग पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी डीपीपी। समझ में आया? डीपीपी। अब कुमिंगटांग पार्टी ये हमेशा से यूनिफिकेशन चाहते थे चाइना का, इसलिए ताइवान के लोगों ने इनको सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी बात करती है ताइवान की, ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन।
अब 1980s में चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे होने लगे थे ताइवान के। उसका रीजन मैं बताऊंगा। 1979 चाइना ने क्या शुरू किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओपन इकोनॉमी। और इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे ताइवान में भी क्या हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको कहा गया ताइवान मिरेकल। और ताइवान भी 4 एशियन टाइगर्स में से एक नेशन था। क्लियर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1970s में जब यूएस के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हुए, तो यूएस के प्रेशर में आके यूनाइटेड नेशन ने भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मेनलैंड चाइना कहा। तो ताइवान को ज्यादातर नेशन ने डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू हो जाएगा। तो किसने रिकॉग्नाइज किया ताइवान को, इसके पीछे डिसएग्रीमेंट है काफी ज्यादा। देयर इज डिसएग्रीमेंट एंड कंफ्यूजन अबाउट व्हाट ताइवान इज। ताइवान है क्या, समझ में आ रहा है। तो आज भी ये डिसएग्रीमेंट है। क्लियर। अगर हम ताइवान को हम नेशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब याद रखिए ताइवान एक नेशन की तरह से ही वर्क करता है। ताइवान का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, करेंटली 3 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं आर्म फोर्सेस में। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले चियांग काई शेक की जो गवर्नमेंट थी उसने पूरे चाइना को रिप्रेजेंट किया। देन इसीलिए चियांग काई शेक को उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी गई। बट 1949 में जब सिविल वॉर हुआ तो चियांग काई शेक कहां पर आ गए, ताइवान में। तो उस टाइम पर ताइवान को नेशनलिस्ट चाइना कहा जाता था। उस टाइम पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन है, ताइवान, नेशनलिस्ट चाइना। उस टाइम पे ताइवान तो नहीं बोलते थे, नेशनलिस्ट चाइना बोला जाता था। और वेस्टर्न नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया था नेशनलिस्ट चाइना को एज मेन चाइना, एज द ओनली चाइनीज गवर्नमेंट। उस टाइम पर कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बट 1970s में सिचुएशन चेंज हो गई, रिलैक्सेशन आ गए यूएस और चाइना के बीच में। तब जो ताइवान की गवर्नमेंट थी, तेपी गवर्नमेंट, कुड नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल कहां पे रह रहे थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को याद रखिएगा मेन चाइना कहा गया। तो 1971 में यूएन ने अपना रिकॉग्निशन बीजिंग को दे दिया। समझ में आ रहा है। और तब वहीं से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान को बाहर जाना पड़ा। और 1978 से पीपल्स रिपब्लिक चाइना ने अपनी इकोनॉमी को भी ओपन किया और धीरे धीरे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और डेवलप करना शुरू किए रिलेशंस अपने। क्लियर। तो यूएस ने फॉर्मली बीजिंग के साथ अपने डिप्लोमेटिकली टाइज शुरू किए 1979 से। अब रिलेशन धीरे धीरे 1980 से चाइना के ताइवान के साथ भी अच्छे होने लगे थे। अब चाइना और ताइवान के रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होने लगे। बट अब चाइना 1979 से अपनी उसने इकोनॉमी ओपन कर दी और चाइना की ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छी प्रॉस्पेरस शुरू हो गई थी। 1991 में याद रखिएगा इट प्रोक्लेम दैट वॉर विद पीपल्स रिपब्लिक चाइना वाज ओवर। तब कहा गया कि अब चाइना का ताइवान के साथ वॉर खत्म। और तब चाइना ने प्रपोज किया एक फॉर्मूला जिसको कहा जाता है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, जहां पर चाइना ने बोला कि चाइनीज अलाउ करेंगे ताइवान को, ऑटोनॉमी भी देंगे कि अगर ताइवान बीजिंग के कंट्रोल में आएगा। ताइवान ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। हालांकि हांगकांग आ गया, हांगकांग ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को 1997 में। और आज सिचुएशन देख लीजिए हांगकांग की। चाइना पूरी तरीके से क्लेम करता है कि हांगकांग किसका है, हांगकांग में एक ही गवर्नमेंट रहेगी दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान ने मना कर दिया, ताइवान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और वहीं से 1990s के बाद से ही याद रखिएगा बीजिंग और ताइवान के जो रिलेशन थे वो खराब हो गए। तब बीजिंग ने क्या शुरू किया, बीजिंग ने ताइवान की गवर्नमेंट को इलेजिटिमेट कहा और इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करना शुरू किया। टेंशंस की शुरुआत होती है 1995 में जब ताइवान के प्रेसिडेंट ली तेंग हुई when he was called in United States of America when he attended Cornell University and this was not liked by People's Republic China। चाइना ने उस टाइम पे ऑब्जेक्ट किया जब ताइवान के प्रेसिडेंट को यूएस का वीजा दिया गया। यूएस में जब वो गए, जैसे अभी नैन्सी पेलोसी आई तब भी चाइना को बड़ा ऑब्जेक्शन था। तब उस समय पर भी 1995 में याद रखिएगा पीएलए दैट इज चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए
और डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना इस चीज से खुश नहीं है जो ताइवान के प्रेसिडेंट यूएस विजिट कर रहे हैं। और चाइना ने तब अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग्स को शुरू किया और उस समय पर चाइना ने 2 टारगेट बनाए थे ताइवान के 2 पोर्ट्स को। कौन से? किलुंग एंड काओशुंग पोर्ट। अब अमेरिका को ऐसा लगा कि अगर हमने इस सिचुएशन को नहीं संभाला, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी चली गई, और अमेरिका उस समय यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर 1995, अमेरिका को लगा कि हमें ईस्ट एशियन पीस को स्टेबल करना है। समझ में आ रहा है? पैसिफिक ओशियन में अगर हमें डोमिनेंस बरकरार रखनी है, उसीलिए तब 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स को भेजा ताइवान एरिया में। और यहीं से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ताइवान के डिफेंस रिलेशंस अब मजबूत होना शुरू होंगे। तो जब यूएस का याद रखिएगा कैरियर, यूएस के याद रखिएगा शिप्स आए, तब आप देखेंगे 1995 टू 96 चाइना को लगा कि अब हमें हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी, और वहीं से चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। एंड वहीं से यूएस और ताइवान के डिफेंस रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होने लगे। एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ China began to invest heavily in upgrading its military capabilities. Slowly and slowly in 2001 आप देखेंगे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड ताइवान के बीच में एक डील हो गई कि अब यूएस जो है अपने आर्म्स बेचेगा ताइवान को। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डील है ये। समझ में आ रहा है? दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक अगर हम बात करें कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या है ताइवान के लिए, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अंटिल नाउ वॉशिंगटन्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ ताइवान, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। दैट मींस यूएस अभी भी क्लियर नहीं है कि वेदर यूएस शुड सपोर्ट और डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ अटैक और नॉट। अगर डिप्लोमेटिकली बात करें, यूएस ने 1980s में चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। वन चाइना पॉलिसी मींस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इस पॉलिसी को इनिशिएट किया, कहा देयर इज ओनली वन चाइना। और उस टाइम पे यूएस और चाइना के रिलेशंस अच्छे थे और यूएस ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। यूएस करेंटली स्टिक्स वन चाइना पॉलिसी व्हिच रिकॉग्नाइजेस ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सो इन में यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, इन्होंने अपनी पोजीशन हार्ड की। इन्होंने बोला यूएस वुड डिफेंड ताइवान मिलिटरी इन केस ऑफ अटैक। समझ में आ रहा है? ये रीसेंट था। अब ऐसा यूएस क्यों कर रहा है? क्यों यूएस सपोर्ट करना चाहता है ताइवान को? इसके पीछे रीजन, इसकी शुरुआत होती है ट्रंप के टाइम से। कैसे? 2018 में, अब 2018 में क्या हुआ, बीजिंग ने इंटरनेशनल कंपनीज पर प्रेशर बनाया और बीजिंग दैट इज चाइना ने बोला कि अगर इंटरनेशनल कंपनीज ने अपनी वेबसाइट पर ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं शो किया तो चाइना उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा। इट थ्रेटेंड टू ब्लॉक देम फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन चाइना। चाइना उन्हें अपने यहां बिजनेस करने नहीं देगा। सेकेंड थिंग, 2020 में ताइवान में इलेक्शन थे, तो ताइवान में मिस साई वो जीत गई भारी बहुमत के साथ, और ये परेशानी थी बीजिंग के लिए। मिस साई किस पार्टी की है? डीपीपी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि इंडिपेंडेंट चाइना चाहता है। समझ में आ रहा है? और उसी टाइम में याद रखिएगा 2020 में ही चाइना ने अपना नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट किया हांगकांग में, और ये भी एक साइन था बीजिंग की असर्टिव पावर का, और ताइवान के लोग काफी ध्यान से ये चीजें समझ रहे थे। कुछ ताइवानीज पीपल ने यह भी कहा कि अब ताइवान की इकोनॉमी चाइना पर डिपेंडेंट है। Others also believe that closer business ties make Chinese military action less likely, कि अगर अब आज चाइना भी डिपेंडेंट है ताइवान पे, तो अगर चाइना अटैक करेगा तो चाइना की इकोनॉमी भी इसमें खतरे में आ जाएगी, काफी नुकसान होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 2014 में। उसी ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड एक मूवमेंट हुआ 2014 में कॉल्ड एज सनफ्लावर मूवमेंट। इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट जो ताइवान के थे, उन्होंने ताइवान की पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ताइवान पर काफी तेजी से बढ़ रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो उस समय भी ऑफिशियली रूलिंग पार्टी कौन सी थी? डीपीपी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो फेवर करती है फॉर्मर इंडिपेंडेंस फॉर ताइवान।
समझ में आ रहा है, और कुमिंगटांग पार्टी फेवर करती है यूनिफिकेशन विद चाइना। यही डिफरेंसेस हैं। तो आज चाइना में बेसिकली डिस्प्यूट किससे, डीपीपी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ताइवान की बात करते हैं। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाई geostrategically or geopolitically Taiwan is important. Now you can see this map. अब ताइवान क्यों जरूरी है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, बिकॉज ताइवान इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट चाइना सी, देन साउथ चाइना सी, फिलिपिन सी। समझ में आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ जापानीज आइलैंड चेन। क्लियर, ये याद रखिएगा। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से अगर देखा जाए, so the question here is whether Taiwan would be as valuable strategic asset to a potential aggressor in Asia today, that is China. ताइवान आज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में था। यह भी आज एक क्वेश्चन है, because the only power that presently threaten the peace and stability of the region are democratically People's Republic of Korea in Northeast Asia. तो आज खतरा नॉर्थ कोरिया से भी है। समझ में आ रहा है, तो क्या आज उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ताइवान की? यस, अगर हम बात करें ताइवान की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। कैसे? रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो चाइना आप देखते हैं, इसको ताइवान क्यों चाहिए? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? क्यों? क्योंकि बीजिंग जो है, दैट इज चाइना जो है, वो क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका? चाइना का। समझ में आ रहा है, और अगर ताइवान, इनकेस ताइवान इंटीग्रेट हो जाएगा चाइना के साथ, तो याद रखिएगा चाइना की प्रेजेंस यहां पर भी हो जाएगी और इस एरिया में भी हो जाएगी। अगर चाइना की प्रेजेंस इस एरिया में भी बढ़ जाएगी, और ये किसके लिए थ्रेट है? थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है, ये यूएसए के लिए भी थ्रेट है। तो ये फर्स्ट आइलैंड चेन है पैसिफिक ओशियन में। देन सेकंड आइलैंड चेन है ये जापान, देन मैरियाना आइलैंड, गुआम आइलैंड, ये याद है, और इस साइड पैसिफिक रीजन। समझ में आ रहा है, और यूएसए यहां पर डोमिनेंस खोना नहीं चाहता। क्लियर, ये याद रखिए। तो अगर हम मिलिट्रली बात करें, चाइना का जो ईस्ट चाइना, अब ये जो ईस्ट चाइना सी है, ये याद रखिएगा, यहां पर डीप सी वाटर पोर्ट्स की कमी है, लैक ऑफ डीप सी वाटर पोर्ट्स। अब यहां पर डीप सी वाटर पोर्ट्स है नहीं कि चाइना अपना नेवल बेस किस तरीके से चलाए। समझ में आ रहा है, चाइना के सबमरीन्स को भी सरफेस पर ऑपरेट करना पड़ता है। क्लियर? तो बेसिकली इफ अगर चाइना, अब एक चीज और समझो, इफ अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करता है, देन दे वुड हैव अ फार इजियर एग्जिट फ्रॉम ताइवान डीप वाटर पोर्ट्स। ताइवान में क्या है? डीप वाटर पोर्ट्स। तो जो यहां पर कमी है, ताइवान से क्या मिल जाएगा? डीप वाटर पोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है, डीप वाटर पोर्ट्स वेयर? पैसिफिक रीजन। सो दे कुड प्रेजेंट अ न्यू थ्रेट, और अगर चाइना के पास ये ताइवान चला गया तो डीप वाटर पोर्ट्स मिल जाएंगे, और ये खतरा हो जाएगा किसके लिए? जापान के लिए। दे कुड प्रेजेंट अ न्यू थ्रेट टू जापान विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईस्ट एशिया सी लेन्स फॉर इट्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। जापान के पास अपने रॉ मटेरियल है नहीं, और जापान डिपेंड करता है यहां पर, समझ में आ रहा है, एनर्जी के लिए, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के लिए। तो चाइना सबमरीन्स कुड आल्सो प्रेजेंट एन इंक्रीज थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ताइवान पे प्रेजेंस आ गई चाइना की। इसीलिए यूएस किसी भी हाल में चाइना को ताइवान लेने नहीं देगा, ये याद रखिए। समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए 2011 में यूएस की एक पॉलिसी आई, कौन सी? पाइवोट टू एशिया। क्लियर? और जहां पर उस समय प्रेसिडेंट कौन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के? ओबामा। और प्रेसिडेंट ओबामा ने क्या बोला? प्रेसिडेंट ओबामा ने उस समय लिंक किया था अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को किसके साथ? कि अगर इस रीजन में डेमोक्रेसी रहेगी, इससे यूएस की पाइवोट टू एशिया पॉलिसी को काफी एडवांटेज मिलेगी। समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ताइवान की।
क्लियर? आई होप आपको ये जियो पॉलिटिक्स समझ में आई होगी। क्योंकि ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट? ताइवान के पास है डीप वाटर पोर्ट्स, और अगर चाइना का इंफ्लुएंस यहां पर आया ताइवान में, याद रखिएगा ताइवान में, तो चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाएगी और ये थ्रेट होगा जापान के लिए एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ऐसा अमेरिका नहीं चाहता। क्लियर? ये याद रखिए। देन अदर इंपॉर्टेंस क्या है ताइवान की? Now try to understand the importance of Taiwan, which is now Taiwan Strait. Taiwan Strait बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because Taiwan Strait जो है, it is considered one of the busiest shipping lanes. Clear? Now you can see in this map, Taiwan Strait is one of the busiest shipping lanes in this region because 90%, अब ध्यान से सुनिएगा, 90% ऑफ चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन ट्रेड डिपेंड करती है ताइवान स्ट्रेट पर। क्लियर? टुवर्ड्स एशिया, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया ऑल्सो, ये सारी चीजें ताइवान स्ट्रेट पर डिपेंड करती हैं। क्लियर? ये याद रखिए। तो इसीलिए अब अगर आप देखेंगे, ऑल द मेजर पोर्ट्स, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं चाइना के, वो सारे कहां पर लोकेटेड हैं? येलो सी में। क्लियर? एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर चाइना। क्लियर? सो चाइना वांट्स टू कंट्रोल ट्रेड थ्रू ताइवान स्ट्रेट। चाइना क्या चाहता है? वो कंट्रोल करना चाहता है ट्रेड को ताइवान स्ट्रेट के थ्रू। इसीलिए चाइना अपने शिपिंग लेन्स को पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहता है, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? एक्सपोर्ट पे। पूरे वर्ल्ड में वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। दैट इज व्हाई चाइना नीड्स कंट्रोल ओवर ताइवान टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ ताइवान, अब दूसरी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ताइवान के लिए? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड flourishing and lucrative Taiwanese economy, very important। अब अभी अगर हम देखें, चाइना ने पूरे वर्ल्ड में, ज्यादातर एशियन कंट्रीज में, इंडिया के नेबरिंग नेशंस को पैसा बांटा हुआ है। श्रीलंका को बांटा, देन बांग्लादेश को, पाकिस्तान, सभी को खूब पैसा दिया हुआ है। और अब चाइना इनसे पैसा मांग रहा है, इनके पास पैसा है नहीं, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। चाइना की आज बिल्कुल सेम सिचुएशन है जो 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुई थी, दैट इज डिप्रेशन। अब जब इनके पास पैसा नहीं है, ना श्रीलंका दे पा रहा है चाइना का पैसा, ना बांग्लादेश दे पा रहा है, ना पाकिस्तान दे पा रहा है, ना नेपाल दे पा रहा है, तो अब चाइना को पैसा चाहिए। और ताइवान की इकोनॉमी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। समझ में आ रहा है? ताइवान की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। आज ताइवान $775 बिलियन इकोनॉमी है। समझ में आ रहा है? एंड इट हैज, रिमेंबर दिस थिंग, और ताइवान की पर कैपिटा भी काफी हाई है। ताइवान इज 22nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 22nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ये याद रखिएगा। और 60 to 65% ताइवान कंट्रोल करता है सेमीकंडक्टर चिप बिजनेस, सेमीकंडक्टर चिप बिजनेस वर्ल्ड का। समझ में आ रहा है? ताइवान कंट्रोल करता है 60 to 65% सेमीकंडक्टर चिप बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना, they are dependent upon Taiwan for their requirements of semiconductors। समझ में आ रहा है? And Taiwan is also 5th largest competitor to China। ताइवान क्या है? 5th largest competitor to China, which is very important। क्लियर? तो ये जो गैप है, और अभी प्रेजेंट टाइम में देखें चाइना क्या फेस कर रहा है? चाइना ट्रेड चैलेंजेस फेस कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी में क्या आ गया है? डिप्रेशन आ गया है। तो चाइना और ज्यादा फोर्सफुली ताइवान को इंटीग्रेट करना चाहता है। इस चीज को समझो, अभी ही क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये रीजन है।
चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही है, क्लियर, चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस गैप इज गोइंग टू इंक्रीज इन कमिंग फ्यूचर, क्लियर। तो अगर चाइना जो है इंटीग्रेट कर लेगा ताइवान की इकोनॉमी को, एंड इन दिस सिनेरियो यू कैन से by laying its claim over Taiwan, China wants to kill 3 birds with 1 stone. कैसे? पहली चीज, अगर ताइवान चाइना में इंटीग्रेट हो जाता है, इट विल गेट अ बूस्ट इन इट्स इकोनॉमी एज वेल एज जीडीपी ऑल्सो, चाइना की जीडीपी बढ़ जाएगी। सेकेंड, चाइना एक अनकंटेंडेड लीडर हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप का वर्ल्ड में भी। अभी तो ताइवान है, अगर ताइवान को इंटीग्रेट कर लिया, चाइना अनकंटेंडेड लीडर हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप का वर्ल्ड में। और लास्टली, अब चाइना अगर ताइवान को, याद रखिएगा अब ताइवान क्या है, 5th लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर, तो अगर ताइवान इंटीग्रेट हो गया तो चाइना का एक कॉम्पिटिटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा चाइनीज इकोनॉमी में। दिस इज द इंपॉर्टेंस, समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर, ये याद रखिए, ओके। एंड देन, तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। देन अनदर थिंग इज डिनाइंग मिलिट्री एडवांटेज, denying military advantage. So although United States of America, they itself allows one China policy. यूएस ने तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था 1970s में वन चाइना पॉलिसी, समझ में आ रहा है? बट स्टिल यूएसए सप्लाइज large number of weapons to Taiwan, such as weapons, aircraft, clear, and other war machines also. तो अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें, ताइवान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आज ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है? इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ताइवान इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज अमेरिका वांट्स टू कंटेन चाइना ऑन इंटरनेशनल फ्रंट, एंड ताइवान बिकम्स द मास्टर, और यू कैन से ताइवान क्या है, आज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। तो आज ताइवान क्या बन गया है, यूएस और यू कैन चाइना एंड यूएस का एक मेन एरिया बन गया है जहां पर दोनों लड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो इफ इन केस ऑफ चाइना इट बिकम्स द मैटर ऑफ डू और डाई, चाइना के लिए ताइवान क्या है, मैटर ऑफ डू और डाई, दिस इज द मैटर, समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ताइवान अलाउइंग अमेरिका और एनी अदर मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अगर ताइवान ने अलाउ कर दिया यूएस को बेस बनाने के लिए, इफ ताइवान अलाउज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एनी अदर मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड टू स्टैब्लिश देयर नेवल बेस, समझ में आ रहा है? इससे किसको खतरा हो जाएगा, चाइना को खतरा हो जाएगा। एंड इन दिस केस अगर यूएस का बेस ताइवान में बनता है, सो एंटायर चाइना बिकम्स वर्नरेबल, एंटायर चाइना इट बिकम्स वर्नरेबल, समझ में आ रहा है? इसीलिए चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहता कि यूएस का डोमिनेंस हो ताइवान पर, समझ में आ रहा है? चाइना इनवेरिएबली वांट्स टू डिनाई एनी काइंड ऑफ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू इट्स एडवर्सरीज, क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इसीलिए अब अभी जैसे क्या शुरू कर दिया चाइना ने ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जब नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई और यहीं से ताइवान का इशू फिर से शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, चाइना ने अपनी फोर्सेस, नेवी सब भेज दिया है, ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस, सराउंड कर लिया ताइवान को, एंड ताइवान इज ऑल्सो रेडी। और अभी अगर हम बात करें 2 दिन पहले ऑन 10th ऑफ अगस्त, याद रखिए 10th ऑफ अगस्त को यूएस ने क्या किया, बाइडेन ने बहुत ही अच्छा खेल खेल लिया, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया, बाइडेन साइंस $280 बिलियन चिप्स एक्ट इन बिड टू बूस्ट यूएस ओवर चाइना। खेल खत्म, यूएस ने साइन कर लिया चिप्स एक्ट, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्योंकि आज चिप्स ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, हर चीज में यूज होती है।
और अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, अगर इनमें डिले हो गया, चिप सेमीकंडक्टर चिप्स में डिले आएगा अगर बिजनेस में, तो जो प्रोडक्शन है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार्स की, ओके, चाहे वो मोबाइल सेक्टर हो, स्मार्टफोन्स हो गए, इन सभी के प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी 10th ऑफ अगस्त को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बहुत ही अच्छी डील साइन कर दी। ही साइंड $280 billion bipartisan bill to boost domestic high-tech manufacturing, and this is part of his administration to boost US competitiveness over China. तो अब यूएस कहेगा कि अगर तुम्हें ताइवान को लेना है, चाइना को अगर ताइवान को कंट्रोल करना है, करें, बट चाइना अब लाभ नहीं उठा पाएंगे सेमीकंडक्टर चिप का, क्योंकि यूएस ने क्या कर दिया, डील साइन कर ली, यूएस ने ये बिल पास करा लिया, हालांकि महंगा काफी है बट पास करा लिया। तो अब इससे क्या होगा, यूएस जो है, दिस विल बॉल्स्टर यूएस कंप्यूटर चिप सेक्टर ऑल्सो। समझ में आ रहा है? सो बाइडेन ने fetched the legislation which is a core part of his economic agenda, and this will incentivize investment in American semiconductor industry also. समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक 60 to 65% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, ताइवान पे। तो फ्यूचर जो है अब चिप इंडस्ट्री की, इट इज गोइंग टू बी मेड इन अमेरिका। ये होती है पावर ज्यूज की। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनको दुनिया की सबसे दिमाग वाली कम्युनिटी नहीं कहा जाता, कुछ तो रीजन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये था अभी तक की कहानी। तो बेसिकली ये डील क्यों की गई, encountering the influence of rising China so that US can maintain competitive edge against China, that is Beijing, particularly in semiconductor manufacturing. अब ये सारी सिचुएशन चल रही है, इन सिचुएशन में इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया साइलेंटली ये सारी चीजें देख रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया ये सारी चीजें साइलेंटली देख रहा है और अपनी डील कर रहा है। While entire world was glued with US-China face-off over Nancy Pelosi visit, भारत, इंडिया, that is भारत, मैं हमेशा ज्यादातर भारत ही यूज करता हूं, भारत was silently stitching deal missed। बहुत इंपॉर्टेंट डील है, टेक्निकल भी है, बट बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस हैं इस डील में। कैसे? ये डील मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिकमेंड किया मिस्ट। मिस्ट क्या है? म्यांमार और मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम फॉर कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। और ये 17th ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा जो मुंबई से शुरू होगा, लैंड इन मुंबई। और ये कब से शुरू होगा सर्विस के लिए? 2023 से। अब ये मिस्ट है क्या, याद रखिए, मिस्ट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, और ये अंडर सी के थ्रू जाएगा जो कनेक्ट करेगा भारत को एशियन कंट्रीज से, लाइक म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। 8100 किलोमीटर लॉन्ग है। अंडर सी ट्रांसनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाएगा और जिससे मुंबई से सिंगापुर तक कनेक्टिविटी बनेगी वाया चेन्नई। समझ में आ रहा है? आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिकल फाइबर सबसे अहम चीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक ऑल्सो। समझ में आ रहा है? आप मैप देख सकते हैं यहां पर। सो मिस्ट क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड रिलायबल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल टेलीकॉम फैसिलिटीज इन एशिया। इससे टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा बूस्ट होगी बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस लाइक म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। तो इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्लोबल कम्युनिकेशन में, और इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा मुंबई के कोस्टल एनवायरनमेंट पर। और ये पार्ट किस चीज का है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर याद रखिएगा बैकबोन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिकॉज आज डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? लाइट पल्सेस के थ्रू, जो कि ट्रेवल करता है थिन फाइबर से। समझ में आ रहा है? मेटल वायर्स प्रिफर्ड फॉर ट्रांसमिशन एज सिग्नल्स ट्रेवल विद फ्यूअर डैमेजेस। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट से इंडिया को। समझ में आ रहा है? इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा।
अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इज इट ओनली अबाउट केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क? ऑफ कोर्स नॉट। समझ में आ रहा है? इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। जिनको पता है पीएम मोदी जी के बारे में, जयशंकर के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, डू दे नो दैट दे नेवर हिट ओनली वन वर्ड विद वन स्टोन? समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डील? सेकेंड ऑब्जेक्टिव समझिएगा, दिस प्रोजेक्ट मिस्ड, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में भी। कैसे? इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यू कैन सी दिस मैप हियर, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब अगर एशिया से ट्रेड होगी, मतलब इंडियन ओशन से ट्रेड होगी, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू ही होती है। समझ में आ रहा है? चाहे वो चाइना की हो, किसी की भी ट्रेड हो, कैसे होगी? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज द ओनली गेटवे। क्लियर? तो मैप देखा करिए हमेशा जब भी ये सारी चीजें आप समझे। सो भारत ने क्या किया? भारत ने सेफगार्ड कर लिया शॉर्टेस्ट रूट ऑफ चाइनीज नेवी फ्रॉम चाइना टू भारत। अब आओ बात करो अरुणाचल प्रदेश पे। इंडिया भी कमजोर नहीं है। समझ में आ रहा है? और यही रियल टारगेट है किसका? इंडिया का। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा। तो अब इसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे ही हैं। एंड विद देयर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट एट स्टेक, इट गिव्स भारत एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इससे इंडिया का एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। सो डोंट यू थिंक दैट इट्स अ सुपर ब्राउनी पॉइंट? यस, this will boost communication as well as strategic affairs also. So hold your breath and read ahead on future endeavors. तो अब जितने भी न्यूज़पेपर में आगे आर्टिकल आए वो भी यहीं पर आगे कनेक्ट करना। समझ में आ रहा है? तो ये जो अपकमिंग अंडर सी कम्युनिकेशन केबल प्रोजेक्ट है, ये किसका है? रिलायंस जियो, अंबानी जी, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, which will connect भारत to मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लाइक इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस भी है। कैसे? जो कनेक्ट करता है भारत को, दैट इज इंडिया टू इटली। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, इट कनेक्ट्स भारत टू इटली वाया सऊदी अरेबिया एंड ग्रीस। समझ में आ रहा है? सो दिस विल हेल्प यू इन साइंस एंड टेक ऑल्सो। तो कभी कभी चीजें दो तीन टॉपिक से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये था अभी तक का ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है? ये था अभी तक का ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। तो ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस चल रही हैं और यूएस ने डील को स्टिच कर लिया है ऑलरेडी। तो अब देखने वाला सबसे जरूरी चीज जो होगी वो ये होगी कि अब चाइना क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। तो यूपीएससी के हिसाब से, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में दो टॉपिक है। एक ईस्टर्न क्वेश्चन है जो ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट की बात करता है, एक है फार ईस्टर्न क्वेश्चन। फार ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न क्वेश्चन 21st सेंचुरी में अगर हम बात करें, 21st सेंचुरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इस साल का रशिया यूक्रेन वॉर, जिसपे काफी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड फार ईस्टर्न क्वेश्चन 21st सेंचुरी का ताइवान इश्यू। कनेक्ट करो दोनों को, और दोनों ही एडवर्सरीज हैं, रशिया यूएसए का, चाइना यूएसए का। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं IQ सिविल्स IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।